Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to CRPC. In the last previous class of CRPC, we have already completed chapter 11 और उसके साथ साथ आज वाला कंसेप्ट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। ये चैप्टर जो है 154 सेक्शन से लेकर 174 तक इसका 176 तक जो है इसका प्रोविजंस हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब एक नॉर्मली कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, कोई संज्ञेय अपराध होता है, तो उसके रिगार्डिंग अगर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट अगर मैटर को ना किया जाए तो उस केस को जो है साबित करना मुश्किल हो जाता है और उस केस की सॉल्वमेंट नहीं हो पाएगी। तो अगर हम बात करें चैप्टर 12 की, ये चैप्टर 12 बात करता है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस की, पुलिस को आप कोई सूचना दे रहे हो और देयर पावर, और उसकी क्या पावर है उसको इन्वेस्टिगेट करने की, उसकी जांच करने की। देखिए नॉर्मली जब कोई भी मैटर होता है, कोई भी मार पिटाई होती है, कोई दंगा फसाद होता है, हम क्या करते हैं, फटाफट पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर वहां हम अपनी इन्फॉर्मेशन उन्हें देते हैं, कंप्लेंट के फॉर्म में दे कह सकते हैं हम उसे। इन्फॉर्मेशन जब पुलिस को देते हैं तो पुलिस क्या करता है, दो तरीके के रजिस्टर्स पुलिस के पास होते हैं। वन होता है, एक उनका डीडीआर होता है, डेली डायरी रिपोर्ट होती है, और एक होता है एफआईआर से रिलेटेड। तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो डेली डायरी रिपोर्ट में दर्ज करते हैं। इसके अलावा डेली डायरी रिपोर्ट में पुलिस के द्वारा की गई हर एक एक्टिविटी, चौकी थाना उनके द्वारा कहाँ जाया गया, कहाँ गश्त की गई, किस प्रकार से वो किस मैटर में कहाँ पहुंचे, क्या एविडेंस की, क्या छानबीन की, तो हर प्रकार का ब्यौरा उस डीडीआर में होता है, डेली डायरी रिपोर्ट में होता है। तो जब हम डेली डायरी रिपोर्ट की बात करते हैं, जब तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तब तक डेली डायरी रिपोर्ट को ही मेंशन किया जाता है। अब एफआईआर वर्ड की हम बात करें तो सीआरपीसी कहीं भी कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जहां पर एफआईआर को डिफाइन किया गया हो कि एफआईआर किसे कहा जाता है। फिर भी हम एफआईआर वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है उसे एफआईआर रिपोर्ट बोला जाता है। अगर हम दिल्ली जैसी जगह की बात करते हैं तो वहां एनसीआर रजिस्टर होता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है वहां पे कि हर एक ऑफेंस जो भी कुछ हुआ है उसको नॉन कॉग्निजेबल समझा जाता है। जब बाद में मजिस्ट्रेट के पास वो मैटर पहुंचता है नॉन कॉग्निजेबल का, और उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जब भी किसी केस में जब भी कोई भी कंप्लेंट दी गई है उसमें इन्वेस्टिगेशन तभी स्टार्ट होगी जब उसमें एफआईआर दर्ज हो जाएगी। बिना एफआईआर दर्ज के जो है किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हो सकती। अगर हम एक खाका सा समझे, अगर हम एक पैटर्न को समझें तो क्या होता है कि जो पुलिस एफआईआर रिकॉर्ड करती है वो 154 के तहत करती है, लेकिन कई बार क्या है चौकी और थाने वाले लोग क्या करते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करते। दर्ज नहीं करते तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव्स है। देखिए अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो उसके बाद क्या है, आप एसपी के पास कंप्लेन कर सकते हैं कि ऐसे करके हमने शिकायत दी, उस पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो आप कार्रवाई कीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। तो इसी सेक्शन की क्लोज 3 के तहत जो एसपी के पास पावर है। लेकिन उसके बाद भी अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता तो फिर एक कंप्लेंट की जाती है 200 सेक्शन नंबर 200 के अंदर मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट उसमें कई बार मजिस्ट्रेट को लगता है एविडेंसेस हैं तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और अगर मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे देता है तो फिर क्या होता है, मजिस्ट्रेट के इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होने से पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते हैं और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। अगर फिर भी मान लो मजिस्ट्रेट के पास जाकर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है तो उसके बाद आप आर्टिकल 227 के तहत हाई कोर्ट में जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। वहां भी एविडेंसेस की बेस पर, अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंसेस की बेस पर ही कोई फैसला लिया जा सकता है। तो नॉर्मल सेंस में अगर हम एफआईआर को समझें, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझें सेक्शन 154 के तहत, तो हम पहले इसके प्रोविजन को समझते हैं कि बेयर प्रोविजन क्या कहता है। फिर इसके रिगार्डिंग कुछ एक लैंडमार्क केसेज है कि वेदर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी है। अगर कोई कन्फेशनल एफआईआर और कन्फेशन कर रहा है, कोई एफआईआर लिखवा रहा है तो उसकी क्या वैल्यू है। अगर कोई क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसे ही किसने फोन पे इन्फॉर्मेशन दे दी जिसमें सच्चाई नहीं है, तो क्या उसका रिजल्ट होगा। अगर कई एफआईआर एक ही मैटर पर रिकॉर्ड होगी तो उसका क्या होगा। तो वो हम अलग अलग पॉइंट्स पे मैं आपको सारा डिस्कस करवाऊंगी, और उसमें रिगार्डिंग एक एक जजमेंट जो है, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है उसको भी मैं मेंशन कर दूंगी, नाम आप माइंड में रख लीजिएगा। जो अगर हम बात करें सेक्शन 154 की, बात करता है इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल केसेस। जब कॉग्निजेबल की बात है तो जब कॉग्निजेबल ऑफेंसेज होंगे जो आईपीसी के तहत कॉग्निजेबल होते हैं, जो सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में फिक्स किए लिखे गए हैं, जो कॉग्निजेबल केस होगा उसकी इंफॉर्मेशन देने की बात है। तो कॉग्निजेबल केसेस में ही और कॉग्निजेबल कंप्लेंट के अंदर ही क्या है, पुलिस के पास पावर होती है। एवरी इंफॉर्मेशन, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो है कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, अगर ओरली दी गई है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को
तो वो उसे क्या करेगा, रिड्यूस इन राइटिंग, राइटिंग में लिखेगा और अंडर इज डायरेक्शन एंड बी रीड अबाउट टू द इन्फॉर्मेंट। और अगर ओरली दिया तो पहले तो वो पुलिस वाला क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को नोट करेगा और वो इन्फॉर्मेंट शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाएगा। और एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग, अगर वो राइटिंग में दी गई है या रिड्यूस इन राइटिंग या राइटिंग में लिखी गई है, तो वो क्या होगा, शैल बी साइंड बाय द पर्सन, जो व्यक्ति वो शिकायत दे रहा है उसका साइन चाहिए। एंड द सब्सटेंस देयरऑफ शैल बी एंटर्ड इन ए बुक, एक बुक होता है, उस बुक के अंदर उसके सब्सटेंस, उसके जो फैक्ट्स है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने वो मैटर प्रिस्क्राइब किया हो। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आजकल, पहले क्या होता था कि एफआईआर जो था वो एक ब्लैंक पेपर पे पुलिस लिखती थी, अपने हिसाब से हाथ से लिख के एफआईआर का परफॉर्मा तैयार करके सारा कुछ लिखती थी। उसमें कुछ स्पेस छोड़ने के बाद वो सिग्नेचर करवाती थी, जिससे कि उस स्पेस छोड़े हुए स्पेस में पुलिस जो है कुछ ना कुछ उसमें ऐड करती रहती थी। लेकिन मौजूदा टाइम में क्या है, अगर हम हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, तो कंप्यूटराइज तरीके से एफआईआर दर्ज होती है और उस हिसाब से फिर कहीं कोई प्रोविजन रहता ही नहीं, कि कोई फैक्ट रहता ही नहीं कि पुलिस जो है अपने हिसाब से कुछ मॉडिफाई कर पाए। तो ये तो बात है, इंफॉर्मेशन आ गई है और फिर पुलिस रिकॉर्ड करेगी किस मैटर में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो कहता है कि इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमन, अगर वुमन के बाद दी गई है, वुमन के द्वारा दी गई, कौन से मैटर में, सेक्सुअल ऑफेंसेस के मैटर में या एसिड अटैक के मैटर में, तो उनके अंदर क्या होगा, या एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड और या वो कमिट हुआ है, उसका प्रयास किया गया, तो उस इंफॉर्मेशन को एक वुमन पुलिस ऑफिसर और वुमन ऑफिसर के द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि वुमन पुलिस ऑफिसर नहीं होता, तो फिर कोई और अथॉरिटी उसको रिकॉर्ड कर सकती है। प्रोवाइडेड फर्दर, फर्दर प्रोवाइड जो कहता है कि जब मान लो ये जो 354, 54A, 54B, C, D, 376 और 509 और इनके जो मैटर हैं, ऊपर वाले में क्या है, 326A और 26B की भी बात हो रही है, बट प्रोवाइजो फर्दर में बात हो रही है सेक्सुअल ऑफेंसेस की। कह रहा है एलिज टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड टेम्परली और परमानेंटली मेंटली, जो भी कंप्लेंट दे रहा है वो टेम्परली स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर डिसेबल है, तो उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड की जाए, कहाँ पर, एट द रेजिडेंस ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट, जो भी रेजिडेंस हो उस व्यक्ति का या कोई कन्वीनियंट प्लेस हो जहां पर, वहां उसकी रिकॉर्ड की जाएगी। और इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर, तो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर, की उसको समझ सके उसकी प्रेजेंस में होना चाहिए, या कोई स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। फिर कहता है कि इन द केस में बी द रिकॉर्डिंग ऑफ सच एन इन्फॉर्मेशन शैल बी वीडियो, जो रिकॉर्डिंग होगी इन्फॉर्मेशन की शैल बी वीडियोग्राफ्ड होनी चाहिए। द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसकी स्टेटमेंट करवाएगा जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके, क्योंकि 164 के तहत जो स्टेटमेंट होता है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है। सेकंड क्लॉज इसका कहता है कि ए कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थविथ, जैसे ही आपने एफआईआर रिकॉर्ड कर दी तो उसकी कॉपी उसी टाइम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इन्फॉर्मेंट को दे दोगे। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय रिफ्यूजल, अब आता है मेन क्लॉज की एसपी को कंप्लेंट देने की जो प्रोविजन है वो 154(3) के अंदर है। एनी पर्सन एग्रीड बाय अ रिफ्यूजल, रिफ्यूजल हो गया ऑन द पार्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर इंचार्ज और पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन, कि वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने से मना कर रहा है, तो उस मामले में क्या होगा, तो क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति मे सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, तो कहाँ भेज सकता है, राइटिंग एंड बाय पोस्ट टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो भी उस एरिया का है वहां पर, की और सच इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज, जिस इन्फॉर्मेशन में कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात होती है, तो या तो वो खुद जो है एसपी इन्वेस्टिगेट करेगा मैटर को, या इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ऑफिसर को कह देगा जो उसका सबऑर्डिनेट है, और उस रिलेशन में, ऑफेंस के रिलेशन में फिर आगे उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। तो ये तो था एफआईआर का प्रोविजन जो हमारा इसमें दिया गया है सीआरपीसी में। अब बात आती है कि वेदर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी से रिलेटेड एक केस है, एक या 2-3 केस है, वो मैं आपको मेंशन करवा देती हूँ। वेदर, यहां लिखवाती हूं मैं, वेदर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी। देखिए इसके रिगार्डिंग कई केसेस है कि सबसे पहली चीज तो इसके इंपॉर्टेंट केसेस के मैं आपको मेंशन करवाती हूँ। सबसे पहला केस है इसके अंदर, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल का केस है। इसमें पहला केस तो ये है,
सेकंड केस है इसमें 2000, ये भजनलाल वाला केस 1992 का है। उसके बाद रमेश कुमारी का केस है इसमें, रमेश कुमारी वर्सेस एनसीटी दिल्ली। उसके बाद केस आया 2006 के अंदर प्रकाश सिंह बादल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस आया 2006 के अंदर। उसके बाद केस आया 2014 में ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब ये 4 केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट केसेस है। किस पॉइंट से? वेदर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी और नॉट। तो चारों केसेस को आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये चारों केसेस एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये पॉइंट मैं अलग से कर देती हूँ, वेदर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी है। तो इसके आगे का आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। अब इनके फैक्ट्स यानी कि इसमें क्या कहा गया था मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। जब अब हम बात करते हैं इसकी, तो जब स्टेट ऑफ हरियाणा और भजनलाल के मैटर में ये बात कही गई थी कि एक कंडीशन है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर जो है उसकी रिकॉर्डिंग जरूरी है। किस सेंस में? जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और उसके मामले में सिने क्वा नॉन का मतलब एसेंशियल है कि जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस मिल जाती है, वेदर दैट जो भी एक्यूज उसमें है, वेदर दैट पर्सन इज अ हाई प्रोफाइल पर्सन और बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, दैट डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करेगा। तो स्टेट ऑफ हरियाणा और भजनलाल के केस में ये बात कही गई कि जो पुलिस ऑफिसर है वो ड्यूटी बाउंड है, उसको एक एफआईआर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है ऑकरेंस रिपोर्ट जो 157 सेक्शन में जो दी गई है मजिस्ट्रेट को उसके एफआईआर के बारे में सूचना देना, तो ऑकरेंस रिपोर्ट भी भेजनी पड़ेगी और उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड जो केस आया रमेश कुमारी वर्सेस एनसीटी दिल्ली का केस। इस केस में ये बात कही गई कि जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है वो एफआईआर रिकॉर्ड करने से मना नहीं कर सकता। हालांकि वो अगर चाहे तो उससे पहले कुछ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का मतलब है कि उसके बारे में अगर वो कुछ छानबीन करना चाह रहा है किसी ऐसे व्यक्ति से कि उसको डाउट है और उसको लगता है कि ये एफआईआर जो ये कंप्लेंट झूठी है, तो उस मामले में वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है कर सकता है। लेकिन दैट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द एनी पुलिस ऑफिसर। और पुलिस ऑफिसर के लिए कंपल्सरी नहीं है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी ही पड़ेगी। अगर वो चाहे तो डायरेक्ट भी जो है वो एफआईआर दर्ज कर सकता है। फिर नेक्स्ट केस आया प्रकाश सिंह बादल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये प्रकाश सिंह बादल और जो स्टेट ऑफ हरियाणा भजनलाल जो थे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके थे और प्रकाश सिंह बादल भी मुख्यमंत्री है पंजाब के। तो वही सिर्फ इस वजह से कि जो प्रकाश सिंह बादल है वो एक हाई रेपुटेटेड एक पर्सनैलिटी है, तो क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। तो इसमें ये बात कही गई कि पुलिस ऑफिसर जो है उसको स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, उसको कानूनी तौर पर उसका एक कर्तव्य बनता है कि वो मुकदमा करे, यानी कि एफआईआर को दर्ज करे। अगर वो किसी प्रकार से मना करता है तो वो जो है उसके लिए जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है और अदर टाइप ऑफ इंक्वायरी के लिए होल्ड किया जा सकता है। अब लेटेस्ट जो जजमेंट इसके रिगार्डिंग 2014 का आया, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसमें पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन दिया, कुछ डायरेक्शंस दिए, वो मैं सारा का सारा आपको पॉइंट वाइज थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगी। बाकी आपको डिटेल पॉइंट देखने हैं तो आप जो है ललिता कुमारी स्टेट ऑफ यूपी 2014 सुप्रीम कोर्ट का केस जो है आप निकाल लीजिए। उसमें कुछ पॉइंट्स उसको अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहिए, आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें यह बात कही गई कि जो सेक्शन 154 है वो एक मैंडेटरी नेचर का प्रोविजन है, कंपल्सरी है। अगर कोई भी मान लो उसका मिस यूज कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग जो है प्रोविजंस ये है कि जो भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है या जो पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा उसके रिगार्डिंग उसको कुछ पनिशमेंट का प्रोविजन है, तो वो उसका अलग सिस्टम है। तो कि अगर इसमें ये इश्यू निकल के आया कि अगर मान लो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में डायरेक्ट एफआईआर कर दी गई है तो क्या एक्यूज, अगर मान लो झूठी एफआईआर है तो क्या एक्यूज को उससे नुकसान नहीं होगा। तो कोर्ट ने इसमें बात कही कि जरूरी तो नहीं कि एफआईआर दर्ज करने के बाद आप आर्बिट्रेरी अरेस्ट भी करें, आप अरेस्ट ना करें। और जब एक्यूज की बात हो रही है तो एक्यूज के लिए तो एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन है, तो वहां भी जाकर वो एंटिसिपेटरी बेल भी तो ले सकता है। तो इस प्रकार से किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना जो है वो जरूरी नहीं है, लेकिन एफआईआर दर्ज करना कॉग्निजेबल ऑफेंस में रिक्वायर्ड है। तो कुछ डायरेक्शंस इसमें दिए गए थे। तो इसमें सबसे पहली चीज कोर्ट ने कही कि जैसे ही कोई कॉग्निजेबल जो कंप्लेंट जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड कंप्लेंट जो पुलिस के पास आती है तो पुलिस की
रिक्वायरमेंट है, पुलिस की ऑब्लिगेशन है कि वो फटाफट जो है एफआईआर दर्ज करेगा। अगर वो चाहे कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो उन मैटर में जो है मैंडेटरी नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो करप्शन का मैटर है, करप्शन के मैटर में तो वैसे भी मैंडेटरी नहीं है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। लेकिन अगर मान लो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है या कोई कमर्शियल ऑफेंस है, जैसे रुपए पैसे का कोई लेन देन है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, फैमिली के डिस्प्यूट्स हैं, उनके मामले में अगर वो चाहे तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी 7 दिन से ज्यादा समय की नहीं होनी चाहिए। 7 दिन के अंदर अंदर उसे जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर देनी चाहिए। फिर कहता है कि अगर मान लो इंक्वायरी हो गई और अब ये लगता है कि कॉग्निजेबल केस बन रहा है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उसी टाइम। अगर नॉन कॉग्निजेबल केस बन रहा है तो फटाफट जो है उसकी जो रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट को देगा और मजिस्ट्रेट उस पर फिर ऑर्डर दे देगा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या नहीं। फिर अगर मान लो पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि मुझे जो है इसमें डाउट है या कुछ ऐसा सस्पिशियस लग रहा है, तो फिर भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो चुकी है, तो उससे जो कंपलसरी जो है उसको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से काफी कुछ डायरेक्टिव्स जो है वो ललिता कुमारी के केस में कुछ डाउट्स क्लियर किए गए और कुछ डायरेक्टिव्स उसमें इश्यू किए गए। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि अलग अलग प्रकार की कई और मैटर हैं, वहां पर क्या कोई जो है ऐसे मैटर है जहां पर जो अलग टाइप से इंक्वायरी के एफआईआर के प्रोविजंस को हम डील कर सकते हैं। देखिए एक और केस है जहां पर एक कंप्लेंट फाइल की गई थी 200 के तहत, सेक्शन 200 के तहत, उसके बाद उसको जो एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसके रिगार्डिंग एक और लैंडमार्क केस है, वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ, जिसमें कंप्लेंट बिकम्स एफआईआर। उसमें कंप्लेंट क्या है, वो एफआईआर बन जाती है। कंप्लेंट कंप्लेंट एफआईआर बन जाती है। किस मैटर में बन जाती है? स्कीरी बसु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। स्कीरी बसु लैंडमार्क केस है, स्टेट ऑफ यूपी के मैटर में एक कंप्लेंट की गई थी और उस कंप्लेंट को बाद में ऑर्डर करके एफआईआर उसको बना दिया गया था। तो स्कीरी बसु के जो केस है, इस केस के अंदर एक सेकंड इसको हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपके माइंड में रहे कि अलग अलग केसेस हैं। तो इस केस में क्या कहा गया था, एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी और ये बात कही गई थी कि इस मैटर में क्या था कि इन्वेस्टिगेशन हुई एक ऐसे मैटर में जो अप्लीकेंट था, इसमें स्कीरी बसु उसके सन की डेथ हो गई थी और उस मामले में सीबीआई से जांच करवाने की बात थी। तो एक कंप्लेंट फाइल की गई, उस कंप्लेंट को कोर्ट ने ऑर्डर करके एफआईआर में तब्दील कर दिया था। तो ये है कंप्लेंट बिकम्स एफआईआर। कंप्लेंट जो एफआईआर बन गई है। नेक्स्ट है एक और इसमें पॉइंट, क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन, कि मान लो कोई क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन है जिसकी पूरी तरह से यही नहीं पता कि वो वहां पर कोई मैटर हुआ या नहीं हुआ, उस मामले में क्या होगा। इन केस ऑफ क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मैं हेडिंग डाल रही हूँ, आप जो है इसे डिटेल में किसी भी बुक का रेफरेंस ले सकते हो। कि मान लीजिए क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन आ गई है, कोई ऐसा फोन कॉल आया है जिस फोन कॉल से ये कंफर्म ही नहीं हो रहा कि किसी प्रकार का कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ, तो उस मामले में क्या होगा। तो उस मामले में सुरजीत सरकार वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे, उसको हम देख लेते हैं क्या है। इस केस के अंदर क्या था, एक इंफॉर्मेशन आई पुलिस ऑफिसर के पास, इस तरीके से आई कि पुलिस ऑफिसर को पता ही नहीं कि किसने वो इंफॉर्मेशन दी है। तो कोर्ट ने ये बात कही कि वेयर द इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, जहां पर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, जिस किसी ने कह दिया कि मर्डर हो गया जी, कहाँ हो गया, कैसे हो गया, कुछ नहीं पता, उस मामले में उसने ये नहीं बताया कि कौन इन्फॉर्मेंट है, तो उस मामले में क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन के मैटर में पुलिस की पावर नहीं है, पुलिस को कंपल्सरी नहीं है कि वो उसके अंदर किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज करे। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, मल्टीपल एफआईआर। मान लीजिए मल्टीपल एफआईआर हो गई है, मल्टीपल मतलब एक ही फैक्ट्स पर कई एफआईआर दर्ज हो गई है, तो मल्टीपल एफआईआर में क्या होगा। मल्टीपल एफआईआर के रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस है टी। ये लैंडमार्क केस इसलिए मैं लिखवा रही हूँ क्योंकि प्री के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और हमें पता होना चाहिए कि ये केस किससे रिलेटेड है।
अभी मेरा पेन टेबलेट आया नहीं है तो थोड़ा सा इश्यू अराइज हो रहा है, मुझे टाइप करना पड़ रहा है, फिर भी मैं आपके लिए जैसे भी पॉसिबल हो सकता है, जितना मेरे पास सोर्सेज है उसके हिसाब से मैं आपको लिखवा रही हूं। तो इस केस में क्या हुआ, मल्टीपल एफआईआर की बात हो रही है। तो ये बात कही गई कि किसी भी सेम ऑफेंस के लिए अगर बार बार सेम ट्रांजेक्शन में बार बार कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वो जो है उस एफआईआर को, सभी एफआईआर को क्या किया जा सकता है, क्वैश किया जा सकता है। हाई कोर्ट के पास पावर है एफआईआर को क्वैश करने के लिए, तो हाई कोर्ट जो उस मामले को क्वैश कर सकता है। फिर है कि क्या कोई भी एफआईआर जो है उसको चार्जशीट फाइल करने के बाद भी क्वैश किया जा सकता है। इसको मैं ओरली आपको बता देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कई केसेस में कि अगर मान लो चाहे आपने चार्जशीट फाइल कर दी हो लेकिन फिर भी हाई कोर्ट के पास जो है 482 के तहत जो है जुरिसडिक्शन, सॉरी, इसके पास पावर है, इनहेरेंट पावर है कि वो अगर चाहे तो उस एफआईआर को क्वैश कर सकता है। एफआईआर कैन बी क्वैश, ये भी मैं पॉइंट आपको लिखवा देती हूँ, इसमें भी एक लैंडमार्क केस है। एफआईआर कैन बी क्वैश्ड even after filing of चार्जशीट फाइल होने के बाद भी जो है क्वैश किया जा सकता है। केस का नाम आनंद कुमार मोहता एंड अदर्स, आनंद कुमार मोहता एंड अदर्स वर्सेज एनसीटी दिल्ली। तो इस केस में यही बात की गई थी कि चाहे चार्जशीट फाइल कर दी गई हो पुलिस के बाद, फिर भी अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट की इनहेरेंट पावर है, वो एफआईआर को क्वैश कर सकता है। तो इसी तरीके से अभी लेटेस्ट भी एक जजमेंट आया था, इससे पहले भी ये बात कही गई थी कि हालांकि एफआईआर जो है वो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम मान सकते हैं लेकिन उसकी खास एविडेंशियल वैल्यू नहीं है, क्योंकि आज एफआईआर में कोई ऐसे फैक्ट्स लिखवा दिए गए हैं लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन किया तो वो जो है किसी प्रकार का, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ वो फाइनल थी या उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। एफआईआर जो किसी प्रकार की एनसाइक्लोपीडिया तो है ही नहीं कि जो ये साबित कर दे कि हाँ ये जो केस आया ये डिटेल में इसके अंदर है, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स उसमें आ जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम जो है 1970 के एक केस में कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर इज नॉट एन, अब लेटेस्ट भी रिसेंटली भी एक जजमेंट आया है उसमें भी यही बात सेम निकल के आई, एफआईआर इज नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया नहीं है। ये बात किसमें कही थी, केस का नाम है तपिंदर सिंह। तपिंदर, अगर लेटेस्ट जजमेंट मेरे माइंड में आया तो मैं देख लूंगी, मुझे कल परसों ही मैं पढ़ रही थी तो उसमें आ रहा था लेकिन कंफर्म नहीं है मुझे नाम उसका, लेकिन रिसेंटली आया है। तो उसमें भी कोर्ट ने यही कहा था कि एफआईआर जो कोई एनसाइक्लोपीडिया तो है ही नहीं कि उसमें आपको जिस भी मैटर से रिलेटेड आप एफआईआर दर्ज करवा दो उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो उसमें कोर्ट ने ये बात कही थी और यही सेम बात जो है तपिंदर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब की केस में 1970 में ये बात कही गई है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एफआईआर ऐसा तो नहीं कि सब कुछ उसमें हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और राइज होता है कि क्या एफआईआर को हम डिले कर देते हैं, मान लीजिए आज कोई घटना हुई और उसका हम 2 महीने बाद केस रजिस्टर कराते हैं तो उसमें क्या होगा। तो उसमें भी कई पॉइंट्स है, जैसे कि मान लीजिए आप डिले कर रहे हो, कोई रेप का मैटर है तो उसमें एक स्टिग्मा होता है, परिवार वाले कह देते हैं नहीं रेप की बात समाज में आएगी तो क्या वैल्यू रह जाएगी, कल को लड़की की शादी नहीं होगी, तो इस प्रकार से कुछ टाइम निकाल देते हैं। तो उस मामले में तो कोर्ट जो अलाउ कर देती है डिले को। लेकिन मान लीजिए कि कोई डिले जानबूझकर किसी ने किया है एविडेंसेस को खत्म करने के लिए, एविडेंसेस को रिमूव करने के लिए, तो उस मामले में जो है उस डिले की वजह से एफआईआर की वैल्यू खत्म हो जाती है और उस डिले में एफआईआर भी दर्ज नहीं होती, और अगर दर्ज हो भी जाती है तो उसकी एविडेंटरी वैल्यू बिल्कुल नील हो जाती है। अगला हम पॉइंट डिस्कस करते हैं टेलीफोनिक एफआईआर, कि अगर टेलीफोन पर किसी ने एफआईआर दी है तो क्या होगा। टेलीफोनिक एफआईआर, इसके रिगार्डिंग केस है एसपीसीबीआई वर्सेस तपन कुमार सिंह। इस केस में कहा गया है कि पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिली टेलीफोनिक मैसेज से
कि कोई गलत घटना हो रही है, तो उस प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस मान रहा है, उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ और उसके बाद भी उसको कोरोबरेट किया जा सकता है कि उस इंफॉर्मेशन से संबंधित कुछ और एविडेंसेस मिल गए हैं, तो उस वो जो है टेलीफोन पर की गई रिपोर्ट के अनुसार से भी एफआईआर दर्ज किए जा सकती है। फिर बात आ रही है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या होती है? देखिए, जीरो एफआईआर ये होती है कि मान लीजिए हरियाणा के गुड़गांव में कोई क्राइम हुआ और जो एरिया पड़ रहा है वो हरियाणा का गुड़गांव पड़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति मौजूदा टाइम में सिरसा है और सिरसा में वो अगर एफआईआर दर्ज करवाना चाह रहा है और सिरसा में पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, आपका जो एरिया था, जुरिस्डिक्शन तो वहीं का गुड़गांव का पड़ रहा, वहां जाकर एफआईआर करवाइए, तो उसके सिलसिले में क्या है, सिरसा थाने से एक जीरो एफआईआर दर्ज हो जाएगी, यानी कि उस पर एफआईआर का नंबर वगैरह नहीं, जीरो एफआईआर दर्ज हो जाएगी और वो क्या करेंगे, उस मैटर को गुड़गांव थाने के पास भेज देंगे। तो जीरो एफआईआर भी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन पुलिस क्या है, कहीं ना कहीं आनाकानी कर देती है और जीरो एफआईआर दर्ज करने में भी डिले कर देती है। लेकिन जीरो एफआईआर को दर्ज करवाया जा सकता है। आप कहीं भी हरियाणा में कोई घटना हुई है और उससे रिलेटेड आप राजस्थान में भी दर्ज करवाना चाहते हो, कोई ऐसी कंडीशन है कि आप हरियाणा वापस जाके दर्ज नहीं करवा पा रहे और आपको उसी टाइम दर्ज करवाना जरूरी है, तो उस मामले में जीरो एफआईआर दर्ज हो सकती है। मान लीजिए, आप एक एग्जांपल ले लीजिए, इसमें एक पहले तो केस बता देती हूँ। स्टेट ऑफ एपी मतलब आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनत्ती रामुलु है, ये पुनत्ती रामुलु। इस केस में क्या था कि जीरो एफआईआर के बारे में कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे। कोर्ट ने ये बात कही थी कि एफआईआर जो है मैंडेटरी है। अगर आपको एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हो और कोई आपका पुलिस ऑफिसर जो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भाई आप कंसिक्वेंसेस समझ सके। मान लीजिए कोई लड़की है जिसका रेप गुड़गांव में हुआ या हिसार में हुआ और रेप होने के बाद वो फटाफट जो है उसी कंडीशन में अपने घर आ गई सिरसा में, और सिरसा में आने के बाद उसकी फैमिली कहते हैं नहीं नहीं, अभी एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो है रेप के मैटर में आपके कपड़े वगैरह भी आप धोने नहीं चाहिए और जो आपने है किसी प्रकार का बाथिंग भी नहीं लेना। तो फटाफट वो जाती है और वो जाकर सिरसा थाने में कहते हैं कि ऐसे करके मेरी बेटी के साथ ऐसे ऐसे करके वारदात हुई है, तो इसकी एफआईआर दर्ज कीजिए। तो सिरसा थाने में आप मौजूदा टाइम में एफआईआर दर्ज करवा सकते हो और उससे रिलेटेड जो भी एविडेंसेज है उसी टाइम लेकर आप जो है उन्हें पैक करके गुड़गांव भिजवा सकते हो, यानी कि जहां भी वो वारदात हुई थी। तो इस प्रकार से आप जीरो एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हो। इसके बाद है कन्फेशनल एफआईआर की। क्या किसी ने कत्ल करके कोर्ट में थाने में आके कहता है कि जी मैंने ऐसे करके मर्डर कर दिया, और उस बेस पर जो एफआईआर है क्या उसकी कोई वैल्यू होती है? उस बेस पर एफआईआर तो दर्ज हो जाएगी, लेकिन उस एफआईआर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उस एफआईआर की एविडेंस वैल्यू जो है बिल्कुल नील हो जाएगी, क्योंकि अगर हम सेक्शन 21 इंडियन एविडेंस की बात करते हैं तो किसी प्रकार का ऐसा एविडेंस जो है उसकी पुलिस के सामने दिए गए बयान की तो कोई वैल्यू मानी ही नहीं जाती है। तो इस प्रकार की कन्फेशनरी एफआईआर तो दर्ज हो जाएगी, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसके रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस है, एग्नो नगेशिया वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या था, इसमें जो एक्यूज होता है वो खुद क्या करता है, जाकर पुलिस में कंप्लेंट लिखवा देता है, और उसके कंडक्ट से ये लगता था कि वो एक एविडेंस की फॉर्म, उसके कंडक्ट से उसके हाथ ब्लड से रंगे हुए थे और बहुत ऐसे एविडेंसेस थे, कंडक्ट से लग रहा था अंडर सेक्शन 8 की तहत कि उसने जो है क्राइम किया है। अगर वो इन्फॉर्मेशन नॉन कॉन्फेशनल है, वो खुद क्राइम कबूल नहीं करता, वो कहता है ऐसे ऐसे करके मर्डर हो गया, मेरे ब्रदर का मर्डर हो गया है और इस प्रकार से मुकदमा दर्ज किया, कोई इश्यू नहीं है, तो वो नॉन कन्फेशनल एफआईआर, तो उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर मान लो कन्फेशन कर देता है कि मैंने अपने ब्रदर का मर्डर कर दिया है, तो उसको जो है आप फ्यूचर में जो है कोर्ट में उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर हम बात करें कि एफआईआर के यूजेस क्या है, इससे रिलेटेड इससे पहले हम एक केस और देख लेते हैं। अपलोड एफआईआर ऑन वेबसाइट। एक जजमेंट आया जिसमें ये बात कही गई कि जो भी एफआईआर होगी उसको आप अपलोड कर दोगे 24 घंटे के अंदर अंदर। तो अपलोड यहां पर लिखवा देती हूं मैं, अपलोड एफआईआर ऑन वेबसाइट। वेबसाइट कौन सी? जो पुलिस अथॉरिटीज की वेबसाइट्स होती हैं। तो ये केस का नाम है यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो भी एफआईआर है वो 24 घंटे के अंदर अंदर कहते हैं कि एफआईआर को अपलोड कर दीजिए। जिससे क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद क्या होता है कि जो विक्टिम है उसको तो एफआईआर की कॉपी मिल जाती है, लेकिन एक्यूज्ड को एफआईआर की कॉपी के लिए
कोर्ट में धक्के खाने पड़ते हैं, एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। तो एक्यूज को लिए कहा गया कि एक्यूज जो एंटाइटल एफआईआर के लिए 24 घंटे के अंदर अंदर, तो अगर मान लीजिए कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास अगर मैटर पहुंच भी जाता है 2 वर्किंग डेज में उसको एफआईआर की कॉपी मिल जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इसमें दी और ये कहा कि एफआईआर जो है उसकी जो कॉपी है उसको जो अपलोड कीजिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर, और 24 घंटे का जो टाइम उसको 72 घंटे भी किया जा सकता है। आप जो है उन सभी केसेस की एफआईआर अपलोड करोगे, लेकिन टेररिज्म, सेक्सुअल हैरासमेंट, उनकी जो एफआईआर है जो आप किसी भी प्रकार से अपलोड नहीं करोगे। लेकिन अगर उसमें डीएसपी को ये लगता है कि वो एफआईआर अपलोड हो जानी चाहिए तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हो। इसके बाद हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं कि यूजेस क्या क्या है एफआईआर के। सबसे पहले मैं कुछ एक पॉइंट्स लिखवा देती हूँ यूजेस ऑफ एफआईआर, जिससे ये है आप अपने नोट्स बना सकते हो। लेकिन क्या है कि मैं उसको सिर्फ आपको मैं सिर्फ प्रोविजंस लिखवा देती हूँ कि कहाँ कहाँ एफआईआर के यूजेस होते हैं। यूजेस ऑफ एफआईआर, फर्स्ट है डाइंग डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग, सेक्शन 32 क्लोज 1 इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके तहत हो सकता है इंडियन एविडेंस के लिए। फिर है सेकंड, इसका है सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। 157 में क्या है, कोरोबरेटिव पर्पस, जो एफआईआर लिखवाई गई है उससे संबंधित उसको वजन देने के लिए, उससे सेम वही बयान अगर कोई और व्यक्ति आकर कोर्ट में देता है तो वो कोरोबरेटिव पर्पस के लिए है। थर्ड है सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्राडिक्टरी पर्पस। कॉन्ट्राडिक्टरी पर्पस का मतलब है कि कोई व्यक्ति कहता है एफआईआर ऐसे दर्ज हुई है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए दूसरा कोई सबूत आ जाता है तो उसको विरोधाभास करने के लिए उसको यूज किया जा सकता है। एज एन एडमिशन आप उसको यूज कर सकते हो। सेक्शन 18, 21 इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके अलावा आप 159 में भी यूज कर सकते हो एविडेंस एक्ट में। 159 में आप रिफ्रेशिंग मेमोरी, पुलिस वाले इतने रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए भी इस एफआईआर का यूज कर सकते हैं। इम्पीच क्रेडिट है, मैं इकट्ठे प्रोविजंस लिखवा रही हूँ, ये सारे एविडेंस के ही हैं। सेक्शन 6 में रेस गेस्टे के तहत कि ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन में कोई एक्टिविटी हुई है एफआईआर से शो हो रहा है तो वो प्रूफ माना जाएगा। सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट का कंडक्ट, इन्फॉर्मेशन जो शिकायत दी थी उसका क्या कंडक्ट था, क्या व्यवहार था उस टाइम में उसका। सेक्शन 9 जिसमें ऑकरेंस के बारे में बात हो रही है कि क्या उस टाइम में विटनेस जो है क्या वो टाइम ऑफ ऑकरेंस वो प्रेजेंट कर रहे हैं, सेक्शन 9। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 11 में प्ली ऑफ एलिबाई, एलिबाई का मतलब वो कह देता है कि मैं उस टाइम वहां था ही नहीं। और उसके अलावा सेक्शन 155 ये बात करता है इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिट। इम्पीचमेंट का मतलब है कि उस व्यक्ति के इम्पीच कर रहा है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसका चरित्र इसका तो पेशा ये है, यानी कि कोई ऐसे पॉइंट्स है जो उसके क्रेडिट, उसकी वैल्यू, उसकी इमेज को डाउन कर रहे हैं, तो उस मामले में भी एफआईआर का यूज किया जा सकता है। तो आज का जो मेरा कंसेप्ट है एफआईआर से रिलेटेड, मैंने अपने लेवल पे बेस्ट करवाने का प्रयास किया है। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट के थ्रू मैं आपको आंसर जरूर दूंगी। और कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।